थोड़ा नहीं। मैं जनता की आवाज़ बस्ती से करुणा एस त्रिवेदी। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं बसपा के प्रत्याशी हमारे साथ जुड़े हैं। आइए बात करते हैं। मेरा नाम मगनचंद मीना है और मैं मैकेनिकल से इंजीनियर हूँ और मारुति उद्योग में 10 साल मैंने जॉब किया है। मुझे राजनीतिक नेता बड़ा बनना मेरा कोई शौक नहीं। मेरा सबसे अहम जो कार्य है ताकि जो हमारे विकास के लिए जो ये नेता हैं लोग बनते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का बने, लेकिन उनकी सोच को जगाना। जैसे कई बार हम रोड से जाते हैं तो हम ये देखते हैं ताकि यहाँ इतना नज़दीक होते हुए जयपुर से 200-400 किलोमीटर दूरी इतना बढ़िया इंडस्ट्रियल एरिया बनते हैं, सब कुछ बनते हैं। यहाँ क्या कारण है ताकि यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया इतने पीछे है? तो अगर यहाँ पे इस टाइप के इंडस्ट्री जैसे अब हमारा है, हम इन लोगों को जगाएंगे। कौन सा इंडस्ट्रीज यहाँ आ सकता है जिससे इस क्षेत्र का विकास हो? इंडस्ट्रीज किसी भी टाइप की आओ, यहाँ व्यापारी वर्ग हैं, सर समाज के लोगों को फायदा होता है, चाहे छोटे तबके को हो या बड़े तबके को। तो ये सोच इन लोगों को दिमाग में आनी चाहिए। और हमको सबसे बड़ा एक ही पॉइंट है इंडस्ट्रियल एरिया। अगर इंडस्ट्रियल एरिया पे काम किया जाए उससे आपकी लाइट भी आएगी, उसका आपका पानी का व्यवस्था भी होगी, उससे सारी रोड भी बनेंगी और रोजगार भी। क्योंकि आज हमारा युवा रोजगार की वजह से जयपुर भागता है, दिल्ली भागता है, उनको भागने की जरूरत है। यहाँ के स्थानीय मुद्दों के बारे में आपको जानकारी कहाँ तक है? देखो, स्थानीय मुद्दों के बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है, और लेकिन ये है कि जैसे अब मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ तो उसी साथ जैसे अभी हॉस्पिटल में मेरा जाने का मौका लगा तो मैं बिल्कुल ही मैं आपको क्या कहूँ, मुझे बहुत ही बुरा लगा जिस सफाई को देखो हॉस्पिटल, और उसमें इस टाइप की सफाई आप अगर जाके देख सकते हो, आप उसको वीडियो में दिखा सकते हो। हमने जैसे ऐसी सफाई किसी हॉस्पिटल में इतना गंदा नहीं, तो मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल ही अपनी आंखों से देखा, इसलिए मैंने आपको। आप समझ लीजिए जनता आप पर विश्वास जताती है, तो आप किस तरीके से विकास की उनका यहाँ बढ़ाएंगे या क्या आपका आगे कार्य का प्रोसीजर है वो बताएंगे? मेरा यहाँ का विकास का एक ही रहेगा ताकि किसी भी तरीके की इस टाइप की इंडस्ट्रीज यहाँ आई मल्टीनेशनल, यहाँ जो बड़ी कंपनी है जैसे आपका टाटा की या हीरो होंडा की कोई बड़ी कंपनी है, इस टाइप का प्लांट आने से क्या होता है, जैसे बड़े प्लांट के साथ तो छोटे प्लांट वो वैसे ही आ जाते हैं। तो इससे क्या है कि अपना ये एरिया, बस्ती का एरिया इतना ज़बरदस्त विकास हो जाएगा ताकि आप सोच नहीं सकते। वैसे तो मैं अभी इस चीज़ को बता रहा हूँ तो ये नेता लोग सुनेंगे तो इनके भी कान खड़े होंगे, ये भी इस चीज़ पर काम करेंगे और विकास बस्ती का होगा। अगर हमने कदम रखा है, हम नेता बने या ना बने, लेकिन हम ये है कि विकास यहाँ बस्ती का कराने में पूरा सहयोग रहेगा। तो हम खुश। एक बात और मैं पूछना चाहूँगी, एक तरफ तो कांग्रेस अपना गारंटी कार्ड जारी कर रही है, दूसरी ओर मोदी जी ने अपना गारंटी कार्ड जारी किया है। तो ये गारंटी कार्ड का खेल जो है वो आपकी पार्टी कौन सा गारंटी कार्ड दे रही है कि यदि हम आपको जिताते हैं, आपकी सरकार बनाते हैं, तो आप किस तरीके का गारंटी कार्ड जनता को लुभाने के लिए देंगे? देखो, हमारी बहन जी ने जो गारंटी कार्ड जिस तरीके से है, पीछे यूपी के अंदर जब भी हमारी सरकार रही है तो उनका गारंटी कार्ड तो क्या है, वो गारंटी कार्ड पे विश्वास नहीं रखते, वो करने में विश्वास रखते। और उनके जो लीडर हैं वो गारंटी कार्ड में विश्वास नहीं रखते, करके दिखाने में वो करते हैं। अगर हमको यहाँ से चांस मिला तो हम करके दिखाएंगे, ताकि जो आज तक किसी नेता ने नहीं किया वो काम हम करके दिखाएंगे। यही हमारी पार्टी का गारंटी है। आपकी पार्टी कितनी सीटें निकाल पाएंगे राजस्थान में आप? इस बार हमारी पार्टी का बहुत बड़ा जूम है और इस तरीके से जैसे पहला इतिहास है कि हमारी पार्टी हुआ है, तो हम ये है कि सरकार में पूरी भागीदारी होगी और इतिहास रच देंगे बहुजन समाज पार्टी का, जो कि पहली बार ऐसा नजर आएगा हर जगह से। अगर आप एक बार भारतीय जनता पार्टी, एक बार कांग्रेस चलता है, वैसा चलेगा? देखो, इस बार इस बार में यही कहूँगा कि इस बार बसपा के बिना यहाँ पे किसी की भी सरकार नहीं बनेगी, चाहे बीजेपी हो चाहे। अगर सरकार बनेगी तो उसमें बसपा की वजह से ही बनेगी और उसकी भागीदारी से बनेगी, और नहीं तो सरकार नहीं। कम सीटें लाके भी आप अपने आप को मजबूत भी मानते हैं कि भाई आपके बिना सरकार नहीं बनेगी? हमारी बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। और इस बार जो लोग कहते हैं कि हर बार हमारी कैंडिडेट चले जाना, इस टाइम जनता को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो जनता को यही मैसेज देना चाहते हैं कि जनता को अपने वोट की जो जिस चीज़ के लिए वोट बनाया है उसको समझदारी से वोट डालना चाहिए, और जो लायक हो उसको वोट डालना चाहिए। ये नहीं कि अपने वोट को खराब ना करें,
जो कि देश हित में और समाज हित में और अपने क्षेत्र के हित में काम करे, उसी को नेता बनाया जाए। बाकी ये नहीं कि वो बड़ा आदमी आ गया, वो छोटा आ गया, वो कोई आ गया या उसके साथ इस टाइप के लोग हैं, ऐसा गलत डिसीजन ना ले। भारतीय जनता पार्टी की जीत पर हमेशा से कांग्रेस सवाल उठाती रही है और ईवीएम में हमेशा गड़बड़ बताती रही है जब भी भाजपा जीती। तो आप इस विषय में क्या कहेंगे? देखो, अगर ईवीएम की बात करी जाए तो ईवीएम में क्या आता है, सॉफ्टवेयर से क्या होगा कि अगर हम जैसे चेकिंग करने जाएंगे, हम 50 वोट डालेंगे, 100 वोट डालेंगे, और अगर 100 वोट डालने के बाद में अगर वो 500 या 1000 के बाद में कैलकुलेट है तो कहीं कुछ नजर आया हो सकती है। ऐसी बातें होती, जैसे आइडिया लग जाता है कि आप मैं मान लो सारे वोटर कांग्रेस के हैं और वहाँ कांग्रेस को वोट नहीं आते, या बसपा के सारे वोट हैं बसपा को नहीं आते, तो कहीं सवाल खड़ा। एक और सवाल, मेरा अंतिम सवाल कि जैसा कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस घोटालों की सरकार है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, महिला अपराध बढ़ा है, इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है मुख्य रूप से हिंदुत्व। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? दोनों ही पार्टियां अपने अपने मुद्दों को लेके चल रही है, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखो, जैसे हमारा यहाँ का अपना राजस्थान का जैसे या टोटल इंडिया का जैसे, तो उसमें क्या है कि एक राजनीतिक में कदम को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही बड़ा ये मतलब कैलकुलेशन है, ताकि जैसे पहले क्या होता है वोटिंग इतनी नहीं बढ़ती थी, लेकिन अब मुद्दा क्या रखते हैं, हिंदू मुस्लिम। उससे क्या होता है कि वोटिंग और परसेंटेज, जैसे मान लो हिंदू टोटल ही संगठित होके और वो बीजेपी का प्लस पॉइंट है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, बाकी जैसा ऐसा सोचा जाए कि भाई हिंदुत्व वाली बात है, अगर ठीक है हिंदू है तो हिंदू के लिए काम करें। आज अगर हमारी बेरोजगारी बढ़ रही है तो उसमें क्यों बढ़ रही है? नहीं, घोटाले क्या केवल कांग्रेस सरकार में, सभी में घोटाले। अगर घोटाले की बात करते हैं, मैं ऐसा पॉइंट बताता हूँ कि कोरोना काल में कितना कैसा पॉइंट वाला मतलब कैसा माहौल था उस टाइम पे, जिंदगियों का सवाल था, लोग मर रहे थे, उसमें भी घोटाले हुए। घोटाले कैसे हुए मैं बता देता हूँ, मेरी फैक्ट्री है दिल्ली की। पूरे कोरोना काल में मैंने लोगों की सेवा करी है। पूरे कोरोना काल में मैं अपनी टोटल आपको डेटा मैं आपको बताऊंगा, जो कि जितने भी कर्मचारी हैं रोड पे हैं जो काम कर रहे थे, मैंने उनको पर्सनली अपने उनसे सेवा करी है। और ऐसा नहीं मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में करी है, दिल्ली से लेके और मेरी विधानसभा तक कंटिन्यू कर रही है, जहाँ भी मैं गया हूँ। एक तो होता है नेता, क्या होता है अपने विधानसभा में काम करता, नहीं, मैंने आम जन लोगों की सेवा। पीपी किट की कॉस्ट आती है, जैसे हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसकी कॉस्ट आती है ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये, और सामान अगर लगा देते हो बनती है 500 रुपये, और वो पीपी किट पता नहीं 2500, 3000, 3500, क्या ये घोटाला नहीं है? ऐसे चीज के लिए भी मतलब आप खाने से सीधा वार कर रहे हैं? नहीं, वार नहीं कर रहा, मैं हकीकत बता। कांग्रेस सरकार में ही कोरोना काल रहा है। नहीं है, देखो कोरोना काल यहाँ राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, मैंने दिल्ली की बात की। हम बात कर रहे हैं राजस्थान। हाँ, देखो यहाँ राजस्थान में क्या रेट में आया मुझे आइडिया नहीं, लेकिन मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ जहाँ मैन्युफैक्चरिंग करके जो ऑर्डर्स आए। जैसे एक कंपनी है जो नॉन वोवन बनाती है, टोटली ऑर्डर उसके पास गए और उसने क्या किया, सभी को बांट दिया। तो वो कॉस्ट जो हमारी, जैसे हम तो ज़मीनी लेवल वाले हैं जो कि ज़मीन पे नीचे मैन्युफैक्चरिंग किया, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा ये रेट है, और उसमें कितना प्लस 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 करके हुए कितने बड़े घोटाले, तो मोटा घोटाला हुआ। जबकि इसमें 1% भी घोटाला नहीं होना चाहिए मेरी माँ। जितनी सेवा करना चाहिए लोगों की जान बचानी चाहिए, इसमें घोटाले पे ध्यान नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें घोटाला हुआ है, चाहे किसी भी स्टेट में कोई भी सरकार हो।